नमस्ते, राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए, किसी भी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आगे की चीज़ें आप कवर करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें 6th सेमेस्टर की कवर कर दी हैं, और जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको हम पढ़ते चलेंगे। सिलेबस तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि हमेशा बच्चों को जैसे लगता है कि न्यू सिलेबस होगा, सिलेबस कुछ चेंज नहीं होता, फिर भी मैं सिलेबस बता दूंगी। और जो मैंने आपके लेक्चर्स ले लिए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है। ईयर आपका 3rd है, सेमेस्टर 6 है, इसके बाद आप हो जाएंगे ग्रेजुएट, ठीक है। और होपफुली आप सब अपनी आगे की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आगे आपको क्या करना है, मास्टर्स करना है, नेट देना है, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, या साथ साथ आप कर रहे होंगे। होपफुली सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और आप अपने इस सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप देखिए, आपको लगता है ना, लेकिन कहीं कहीं नंबर मैटर कर देता है, और नंबर आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें देखिए, इस बार आपको क्या करना है कि 2 पेपर पढ़ना है, ठीक है। 2 पेपर आपको पढ़ने हैं इसमें। जूलॉजी अगर आपने लिया है तो जूलॉजी का एक फर्स्ट पेपर आप पढ़ेंगे, और जूलॉजी का एक सेकंड पेपर पढ़ेंगे। सेम आपका बॉटनी के साथ होने वाला है। तो जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पीपीटी बनाने का कष्ट किया है, कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पेपर फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आप इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कैसे आपका जाइगोट बनता है, फिर कैसे गैस्ट्रुला ब्लास्टुला, कैसे आपका पूरा बॉडी बनता है, फ्रॉग का, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। अब पेपर फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थियरीज क्या हैं, ठीक है। जिसमें आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और ओरिजिन ऑफ लाइफ में कई सारी थियरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ेंगे, पैरेंट्स थियरी ऑफ एस्पर्मिया पढ़ेंगे, थियरी कॉस्मोजोइक थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है बहुत सारे थियरीज के बारे में इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है। फिर आप हिस्टोरिकल रिव्यू पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का, जिसमें आप लैमार्क के बारे में, डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। डार्विन, फिर आप डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताया है। फिर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न सिंथेटिक थियरी आई। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कुछ पैटर्न होते हैं इवोल्यूशन के, जैसे कि डाइवर्जेंस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल और को इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने 12th तक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एनसीईआरटी लेवल का है, और पैरेलल को इवोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, और यहाँ आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल का पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक आ जाता है आपके आगे की स्टडी में, जो आपने एक पढ़ा होगा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम 12th क्लास में भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे आप माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एलील फ्रीक्वेंसी तो आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ भी पढ़ना है, और उनको मेंटेन करने के लिए क्या कंडीशंस है, जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, जीन फ्लो होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई चेंज ना हो। फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, जैसे म्यूटेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, इसमें आप बॉटलनेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो इसमें आप टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, देखिए इवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस क्या है, फॉसिल से ही तो जान पाते हैं। आपको हर जगह पे फॉसिल्स मिले, उसी से आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, डायनासोर्स इस टाइम पे थे। जैसे जावा मानव का फॉसिल्स मिला आपको अफ्रीका में, तो आप जान पाए कि हाँ, यहाँ पे जावा मानव थे, ठीक। जावा में आपको ह्यूमंस का मिला, ठीक है। फिर इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड क्या होता है, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स क्या होता है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स आपको पढ़नी है। यहाँ पे ह्यूमन की नहीं, हॉर्स की फाइलोजेनी पढ़नी है। फिर एक आ जाता है कॉन्सेप्ट, इस जिसको कि कहते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, और ये रिलेटेड है आपके थोड़ा सा इनसे डार्विन जी से, ठीक है। और एक्सटिंक्शन क्या होता है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आपको स्पेसिएशन के बारे में पढ़ना होगा, जिसको कि हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं, बीएससी के नाम से भी पूछ लेता है। इसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, और 2 तरीके की आपको स्पेसिएशन पढ़नी है, एक है एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। होते कई सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 दिया है नाम, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए मास एक्सटिंक्शन, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं जब आप, जिसमें आप एरा के बारे में पढ़ते हैं, पीरियड्स के बारे में, पैलियोजोइक, सीनोजोइक एरा जो है पीरियड्स हैं आपके,
जिसमें ऑर्डोविशियन, आपके कैम्ब्रियन, साइलुरियन पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 5 ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पे मास एक्सटिंक्शन खूब बड़े लेवल पे एक ही साथ, जैसे डायनासोर का खत्म हो जाना, एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब 4th चैप्टर तो आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। सेकेंड पार्ट था आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बारे में और अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है। अब गैमेटोजेनेसिस आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, जिसमें आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ना है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जब आपका स्पर्म बन गया, ओवा बन गया, तो अब ये क्या होगा, फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब इस जाइगोट में फिर क्या होता है, क्लीवेज होता है। अब ये क्लीवेज भी कई तरीके का होता है, होलोब्लास्टिक, इक्वल और मीरोब्लास्टिक, अनइक्वल, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं जो आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिर गैस्ट्रुलेशन, इसके बाद जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो एक स्टेज आ जाती है गैस्ट्रुला, और वहीं गैस्ट्रुला स्टेज में आपका डिवाइड होता है आपका आइसियम और सेल बनते हैं, इनर सेल मास और फेट वहीं से डिसाइडेड होता है। फिर फेट डिसाइड होगा कि आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बन गया, वहाँ से आपका फेट डिसाइड होता है, उसको फेट मैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फिर आगे हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिफिएटर के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मार्फोजेनेसिस, मूवमेंट कैसे होता है, और सेल एडेशन क्या होता है, ठीक है। 6th यूनिट में आप पढ़ेंगे डेवलपमेंटल जीन्स के बारे में। जीन्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे अर्ली वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में क्या आ जाते हैं आपके, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट में आप फिश, बर्ड और मैमल का आपको पढ़ना है कि उनका अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे जाइगोट बनेगा, किस तरीके का क्लीवेज होगा उनमें, फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये पढ़ना है। फिर आपको एक टर्म आता है मेटामॉर्फोसिस, जो बहुत सारे एनिमल में, जैसे आपने एम्फीबियंस, फ्रॉग में देखा होगा कि पहले वो इस तरीके का टेडपोल दिखता है, फिर इस तरीके से फ्रॉग बन जाता है। इस प्रोसेस को, चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रीजेनरेशन क्या होता है, बहुत सारे, जैसे आपने उसकी छिपकली की पूंछ देखी होगी कि अगर इस तरीके से छिपकली है और उसकी पूंछ यहाँ से कट गई तो वो फिर से क्या हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीजेनरेशन। तो ये क्या होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आपको 8th चैप्टर में पढ़ना लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस में मान लीजिए अर्ली डेवलपमेंट तो हो गया आपका, मान लीजिए पूरा एम्ब्रियो तैयार हो गया। अब उसमें लेट डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ आई, किडनी और लिम्ब, जैसा कि आप सबने 12 में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपके एम्ब्रियो में फर्स्ट मंथ से हार्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, 5th मंथ में आईलिड वगैरह बन जाती हैं, ठीक है, ये सारी। फिर आप पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में किस तरीके से हार्मोनल एक्टिवेशन होते हैं, इसके लिए थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा जरूरी हार्मोन होता है, ठीक है। उसमें एम्फीबियन और इंसेक्ट का डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे। रीजनरेशन में आप रीजनरेशन पढ़ेंगे सैलेमेंडर के लिम्ब का, जो कि आपका एक रेप्टाइल है, ठीक है, सॉरी एम्फीबियन है, और सॉरी रेप्टाइल्स है। मैमेलियन के लिवर के बारे में, हाइड्रा के बारे में आप पढ़ेंगे। एजिंग पढ़ेंगे, जिसको कि बायोलॉजी ऑफ सेनेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर आपका रिलेटेड है इकोलॉजी। अब देखिए इकोलॉजी आपको बॉटनी में भी देखने को मिलेगा, और जो मैंने पेपर पढ़ाया है, ठीक है, मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। इकोलॉजी मैंने कंबाइनली जूलॉजी और बॉटनी दोनों का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें मैंने छोड़ी है मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो मैं इस बार ज़्यादा 6th सेमेस्टर पर फोकस नहीं करूँगी, ठीक है। चैप्टर का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इथोलॉजी, जिसमें इथोलॉजी में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे बिहेवियर इकोलॉजी के बारे में, ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी में आपको हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आप ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी भी पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि किस तरीके से सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद बायोस्फीयर, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे लीबिक्स लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ, सब कुछ आपको पढ़ाया गया। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन, जिसमें आप डेंसिटी, नर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी के बारे में, लाइफ टेबल्स, फेकंडिटी टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ेंगे, एज रेशियो, सेक्स रेशियो क्या है, डिस्पर्सल और डिस्पर्जन क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, विथ वन एग्जांपल इन डिटेल। फूड चेन के बारे में, फूड चेन 2 तरीके का होता है, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में पढ़ना है। फूड वेब क्या होता है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है आपको, लिंडमैन्स का लॉ यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजिकल आपको पिरामिड्स पढ़ने पड़ेंगे,
इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आपको 3 तरीके का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़नी है और एक ही बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़नी है, वो है आपकी कार्बन साइकिल, ठीक है। फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, थर्ड में आपको कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़नी। कम्युनिटी इकोलॉजी में आपको कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वहाँ कुछ चीज़ें आती है, जैसे यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्पीसीज रिचनेस और डोमिनेंस में डिफरेंस से, डाइवर्सिटी क्या होती है, अबंडेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको बताना है विथ वन एग्जाम्पल। फोर्थ में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स क्या होते हैं, जैसे सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स क्या है, क्लाइमेट चेंज, अगर इन्वायरमेंट की वजह से, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होंगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कतें होंगी, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन क्या, कैसे ओजोन लेयर खत्म हो रही है। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है, मान लीजिए अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पब्लिक हेल्थ पे, जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में आप देख भी पा रहे हैं, दिल्ली में, तो इससे पब्लिक की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोर्स एंड वेस्ट का टाइप, सोर्स ऑफ वेस्ट क्या होता है, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीवेज डिस्पोजल क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग क्या होता है, उसका डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग और उसका डिस्पोजल, वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। और आपको कुछ केस हिस्ट्री पढ़नी है, जैसे एक भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल में हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, सिवासो डिजास्टर हुआ था, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट हुआ था, उसके और इनके क्या आफ्टरमाथ, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। 6 यूनिट में आपको पढ़ना है बिहेवियरल इकोलॉजी के बारे में एंड क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोबायोलॉजी में आप सर्केडियन रिदम्स के बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियरल इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है, इथोलॉजी की, बिहेवियर की क्या हिस्ट्री है, इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्नड बिहेवियर क्या होते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, सब कुछ आपको इतने डिटेल में और हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा, मैंने इसके PYQ भी कराए हैं आपको। हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग क्या होती है, सर्केडियन रिदम्स क्या होते हैं, टीडल रिदम्स क्या होते हैं, लूनार रिदम क्या होते हैं, क्रोनो मेडिसिन क्या होते हैं, ठीक है। 7th यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ना है और इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको वैल्यूज़ पढ़ने, वाइल्ड लाइफ की पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी वैल्यूज़ क्या है, कंजर्वेशन एथिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन का, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन क्या है, वर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क पढ़ने, सैंक्चुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में, कुछ टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में कई सारे हैं उसके बारे में, उसके मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में। तो ये जो जूलॉजी का सिलेबस है इसमें से एक सेकंड पेपर का जो इकोलॉजी वाला पार्ट है ये आपको बॉटनी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन तरीके से पढ़ा रखा है और मैं इन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना सिलेबस जरूर लिखिए सारे बच्चे, ठीक है। आप सब मैं इसका PDF आपको नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप एक बार लिखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। होपफुली वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।